हेलो, मैं शंकर कुमार आप सभी का बोर्ड हाइकर यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। तो चलिए आज हम लोग ऐसे टॉपिक के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं जो आपको हूबहू एग्जाम में देखने को मिलेगा। और आज हम लोग हिस्ट्री से रिलेटेड क्लास 11th की चर्चाएं करने जा रहे हैं जो 99% आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। चलिए हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। तब तक के लिए आप लोग इस यूट्यूब चैनल के माध्यम को हर एक जगह शेयर कर दीजिए। क्लास को शेयर कीजिए, जल्दी जल्दी से शेयर कीजिए। क्लास को शेयर कीजिए जल्दी जल्दी, अपने अपने सभी ग्रुप में शेयर कीजिए। जल्दी जल्दी से जुड़ जाइए। क्लास को शेयर कीजिए जल्दी जल्दी। यहां वही प्रश्न को आज देखा जाएगा जो आपके एग्जाम में हूबहू देखने को मिलेगा। जल्दी जल्दी से अपने ग्रुप में शेयर कीजिए और लाइव जल्दी जल्दी जुड़िए। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला सवाल ये आपके सामने रहा। पहला सवाल है, मेसोपोटामिया शब्द किस भाषा से बना है? तो मेसोपोटामिया जो शब्द है वो किस भाषा से बना है आप लोग को बताना है। मेसोपोटामिया शब्द किस भाषा से बना है? जल्दी से उत्तर दें। लोगों को शेयर कीजिए जल्दी जल्दी। देखिए, पहला है आपका पहला है यूनानी, लैटिन, अंग्रेजी और इनमें से कोई नहीं। तो जल्दी जल्दी से आंसर दीजिए, इसमें से आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर है यूनानी भाषा। कौन से है? यूनानी से यूनानी शब्द से मिलकर के बना हुआ है और यूनानी के दो शब्दों से मिलकर के बना हुआ है। यूनानी के दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, मेसोस और पोटोमोस। मेसोस और पोटेमूस। मेसोस और पोटोमोस से मिलकर के बना हुआ है। मेसोस का अर्थ होता है मध्य और पोटोमोस का अर्थ क्या होता है? नदी। मेसोस का अर्थ क्या होता है? मध्य। और पोटोमोस का अर्थ होता है नदी। अर्थात इसका शाब्दिक अर्थ क्या हुआ? शाब्दिक अर्थ इसका होता है दो नदियों के बीच की भूमि। दो नदियों के बीच की भूमि। मेसोस और पोटोमोस से मिलकर के बना हुआ है, इसका अर्थ क्या होता है? दो नदियों के बीच की भूमि। अर्थात मेसोपोटामिया जो शब्द है वो किस भाषा से बना हुआ है? तो यह है यूनानी भाषा से, यूनानी शब्द से मिलकर के बना हुआ है।
सभी को गुड मॉर्निंग। जल्दी जल्दी से क्लास को शेयर कीजिए। मेसोपोटामिया शब्द किस भाषा से बना हुआ है? तो यह है यूनानी। और यूनानी जो है, ये मेसोपोटामिया जो है वो दो भाषाओं से, मेसोस और पोटोमोस से मिलकर के बना हुआ है। मेसोस का अर्थ होता है मध्य और पोटोमोस का अर्थ होता है नदी, अर्थात इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है? दो नदियों के बीच की भूमि। मेसोपोटामिया का शाब्दिक अर्थ होता है दो नदियों के बीच की भूमि। और ये दो नदी कौन कौन सा है? दजला और फरात। दजला और फरात। मेसोपोटामिया जो शब्द था, ये दो नदियों के किनारे विकसित हुआ था। दजला और फरात नदी के किनारे विकसित हुआ था। किस नदी का नाम था? दजला और फरात। और ये दजला और फरात नदी जहां पे गिरती है उसका नाम है फारस की खाड़ी। फारस की खाड़ी। तो यहां पे एक साथ आपको कई सवाल देखने को मिल रहा है। मेसोपोटामिया जो है वो मेसोस और पोटोमोस से मिलकर के बना हुआ है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है दो नदियों के बीच की भूमि। और ये कौन सी दो नदी थी? दजला और फरात नदी। कौन सी थी? दजला और फरात नदी। और ये दजला और फरात नदी कहां पे गिरती है? फारस की खाड़ी में। दजला और फरात नदी कहां पे गिरती है? तो फारस की खाड़ी में गिरती है। सेशन को जल्दी जल्दी से शेयर कीजिए। यहां पे वही सवाल आएंगे जो आपके एग्जाम में 99% देखने को मिलेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेसोपोटामिया की प्रथम ज्ञात भाषा क्या थी? 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 ऑप्शन ए है सुमेरियन, ऑप्शन बी अकदी, ऑप्शन सी आरामाइक, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। जल्दी जल्दी से आंसर दें। ऑप्शन ए। राजदेव का ऑप्शन आ रहा है ए। जल्दी से आंसर दें। मेसोपोटामिया की प्रथम ज्ञात भाषा कौन सी थी? सुमेरियन, अकदी, आरामाइक, इनमें से कोई नहीं। सभी को झारखंडी जोहार। चलिए हम लोग बात करते हैं। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए सुमेरियन। सुमेरियन इज द राइट आंसर। सुमेरियन जो है इसकी प्रथम ज्ञात भाषा है। देखिए, मेसोपोटामिया में सबसे पहले जो बसा था उसका नाम था सुमेर। जो शहर था उसका नाम था सुमेर। क्या नाम था? सुमेर। ये पहला शहर बना था और यहां पे राजा भी बने थे। जो सुमेर शहर था लगभग 4200 ईसा पूर्व में बना था। 4200 ईसा पूर्व। ये एक क्वेश्चन हट गया, कैसे आएगा? एक क्लियर किए तो वहां हट गया। हाँ, तो आएगा कैसे?
चलिए, जो सुमेर जो शहर था वो 4200 ईसा पूर्व में बना था, और यहाँ पे जो भाषाएं बोली जाती थी उसका क्या नाम था? सुमेरियन भाषा। क्या नाम था? सुमेरियन भाषा था नाम। और सुमेरियन के बाद अकदी भाषा बोला गया लगभग 2400 ईसा पूर्व। 2400 ईसा पूर्व में अकदी लोग आए थे मेसोपोटामिया में, और वो जो भाषा का उपयोग करते थे उसका नाम था अकदी। अकदी के बाद क्या है कि 1100 ईसा पूर्व में, 1100 ईसा पूर्व में असीरियाई आए थे। असीरियाई कब? 1100 में। और ये जो भाषा बोलते थे इसके भाषा का नाम था आरामाइक। क्या नाम था? आरामाइक। आरामाइक भाषा बोलते थे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, सुमेरियन। मेसोपोटामिया की प्रथम ज्ञात भाषा क्या थी? सुमेरियन। सुमेरियन के बाद कौन सी भाषा आई? अकदी। अकदी के बाद जो भाषा आई वो आई कब? आरामाइक। तो यहाँ पे इसमें भी पूछ सकता है कि कब कब आई। तो ये जो सुमेर जो शहर बसा था ये 4200 ईसा पूर्व में, और इसमें इस टाइम में यहाँ पे भाषा जो बोलते थे वो कौन सी भाषा थी? सुमेरियन भाषा थी। उसके बाद था 2400 ईसा पूर्व में अकदी लोग आए थे, जो भाषा बोलते थे वो थे अकदी भाषा। और असीरियाई लोग जो 1100 ईसा पूर्व में आए थे वो कौन सी भाषा का उपयोग करते थे? आरामाइक भाषा का। तो यहाँ पे एक साथ कई सवाल आपका सॉल्व हो रहा है। ये वही सवाल है जो एग्जाम में पूछा गया है और पूछा जाएगा। जल्दी जल्दी जी, ए इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट सवाल। नेक्स्ट सवाल है, मेसोपोटामिया में खेती कब शुरू हुई? मेसोपोटामिया में खेती कब शुरू हुई? मेसोपोटामिया में खेती कब शुरू हुई? जी जी, सागर कुमार, बिल्कुल सही जवाब आपका। अगला सवाल है, मेसोपोटामिया में खेती कब शुरू हुई थी? मेसोपोटामिया में खेती कब शुरू हुई थी? जल्दी जल्दी से आंसर लगाएं और सेशन को शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चे इसका लाभ उठा सके। चलिए देखते हैं इसका। 7000 से 6000 ईसा पूर्व, 6000 से 5000 ईसा पूर्व, और कुछ सी ऑप्शन है 5000 से 4000 ईसा पूर्व, और डी है 4000 से 3000 ईसा पूर्व। तो इसमें से कौन सा आंसर होगा? जल्दी जल्दी बताएं। ए, ए, कुछ लोग बी भी बोल रहे हैं, 3। कपिल कुमार, रितेश कुमार जी, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 7000 ईसा पूर्व से 6000 ईसा पूर्व। यहां पे क्या हो जाएगा? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा 7000 से 6000 ईसा पूर्व में मेसोपोटामिया में खेती प्रारंभ हुई थी। मेसोपोटामिया जो है वो विश्व की सबसे प्राचीन सभ्यता है जहां पे खेती शुरू हुआ था। और ये कब शुरू हुआ था? 7000 से 6000 ईसा पूर्व। तो यहां पे क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि कौन सी सभ्यता जो थी वहां पे खेती सबसे पहले प्रारंभ हुई थी। तो यह है मेसोपोटामिया की सभ्यता जहां पे खेती का पहली बार साक्ष्य मिला था 6000 से 7000 ईसा पूर्व में। इसके साथ कई सारे और भी क्वेश्चन देखे जाते हैं कि प्राचीनतम नगर का निर्माण मेसोपोटामिया में कब हुआ था? प्राचीनतम नगर। प्राचीनतम नगर का निर्माण कब हुआ था? और दूसरा है
यहां पे बस्तियों का निर्माण कब हुआ था, कब यहां पे बस्तियां बसाई गई थी? बस्तियों का निर्माण। ये वही सवाल है जो आपके एग्जाम में आते हैं। प्राचीनतम नगर का निर्माण और बस्तियों का निर्माण कब कब हुआ था, जल्दी से बताएं। प्राचीनतम नगर का निर्माण और बस्ती का निर्माण मेसोपोटामिया में कब हुआ था? ये इसका टाइम बताना है, टाइम। ये क्वेश्चन का आंसर दीजिए। मेसोपोटामिया में नगर का निर्माण कब हुआ था और बस्ती का निर्माण कब हुआ था? यह भी सवाल आपको देखने को मिलता है। राजदेव जी, इसका आंसर दीजिए। देखिए, प्राचीनतम जो है नगर का निर्माण 3000 ईसा पूर्व में हुआ था। कब हुआ था? 3000 ईसा पूर्व। 3000 ईसा पूर्व। और मेसोपोटामिया में बस्ती का निर्माण कब हुआ था? 5000 ईसा पूर्व। 5000 ईसा पूर्व। चलिए ठीक है। नेक्स्ट, नेक्स्ट सवाल आपके सामने। अगला सवाल है, मेसोपोटामिया में चंद्र देवता किस नाम से जाने जाते थे? मेसोपोटामिया में चंद्र देवता किस नाम से जाने जाते थे? मेसोपोटामिया में चंद्र देवता किस नाम से जाने जाते थे? ऑप्शन ए है उर, इनाना, मिनर्वा और जुपिटर। जल्दी आंसर दें। जी सभी को गुड मॉर्निंग। जल्दी जल्दी से आपके जितने भी क्लास 11th के एग्जाम लिखने वाले लोग हैं उनके पास शेयर कर दें। ऑप्शन ए उर, इनाना, मिनर्वा, जुपिटर। जी जी बिल्कुल, सबका सही आंसर आ रहा है। बिल्कुल सबका सही आंसर आ रहा है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? उर। जो चंद्र देवता है वो किस नाम से जाने जाते हैं? उर के नाम से जाने जाते हैं। और ये इनाना जो है वो प्रेम एवं युद्ध की देवी थी। ये जो इनाना है वो प्रेम एवं युद्ध की देवी। इनाना जो है वो प्रेम एवं युद्ध की देवी है। ये भी एग्जाम में कई बार पूछा गया है कि प्रेम एवं युद्ध की देवी का क्या नाम था? इनाना। नेक्स्ट सवाल आपके टीवी स्क्रीन पर। अगला सवाल है, गिलगेमिस महाकाव्य कितनी पट्टिकाओं पर लिखा गया था? गिलगेमिस महाकाव्य कितनी पट्टिकाओं पर लिखा गया था? जल्दी जल्दी से आंसर बताएं। गिलगेमिस महाकाव्य कितनी पट्टिकाओं पर लिखा गया था? गिलगेमिस महाकाव्य कितनी पट्टिकाओं पर लिखा गया था?
ये जो गिलगेमिस थे राजा, ये कहां के राजा थे? उरुक के, उरुक के राजा थे। गिलगेमिस जो थे वे उरुक के राजा थे, और इससे पहले जो राजा थे उनका नाम था एन मरकर। जी ए ए जी सही, सबका सही आंसर आ रहा है। ये 12 पट्टिकाओं में लिखा गया था। कितने पट्टिकाओं में लिखा गया था? 12 पट्टिकाओं में लिखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला है, अगला क्वेश्चन है, मेसोपोटामिया के लोग कौन सी लिपि का उपयोग करते थे? मेसोपोटामिया में कौन सी लिपि का? मेसोपोटामिया के लोगों की लिपि का क्या नाम था? अगला सवाल है, मेसोपोटामिया के लोगों का लिपि क्या था? क्वेश्चन नंबर 6, मेसोपोटामिया के लोगों की लिपि क्या थी? मेसोपोटामिया के लोगों की लिपि क्या थी? ए पूजा कुमारी ए, देखिए इसका ऑप्शन है, ए में क्या है? कीलाकार, बी में है देवनागरी, सी में है चित्रात्मक लिपि, और डी में है सिंधु लिपि। जी सबका सही आंसर आ रहा है कीलाकार। इसकी लिपि क्या थी? कीलाकार। मेसोपोटामिया के लोगों की लिपि क्या थी? कीलाकार। इसे क्यूनिफॉर्म के नाम से भी जाना जाता है, इसे क्यूनिफॉर्म के भी नाम से जाना जाता है। क्या देना है? ये बोला, ये वाला सुनो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, बेबीलोन नगर का प्रमुख देवता कौन था? बेबीलोन का प्रमुख देवता कौन था? बेबीलोन का प्रमुख देवता कौन था? यही सवाल आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे। क्वेश्चन है, बेबीलोन नगर का प्रमुख देवता कौन था? ए, दूसरा जी ऑप्शन ए है एनली, ऑप्शन बी मर्दुक, ऑप्शन सी ईस्टर, और ऑप्शन डी सूर्य। जी सबका सही आंसर आ रहा है ऑप्शन नंबर बी मर्दुक, इसका क्या है? सही आंसर है। बेबीलोन नगर का प्रमुख देवता कौन है? मर्दुक। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम रोमन सम्राट कौन था? अगस्टस, कॉन्स्टेंटाइन, ट्राजन और जस्टिन। इनमें से कौन रोमन साम्राज्य का प्रथम सम्राट था? इनमें से कौन रोमन साम्राज्य का प्रथम सम्राट था? अगस्टस, कॉन्स्टेंटाइन, ट्राजन, जस्टिन। डी, बी, ए। सही आंसर लगाएं। प्रथम रोमन सम्राट, प्रथम रोमन सम्राट कौन था? अगस्टस। ए इज द राइट आंसर। प्रथम रोमन सम्राट कौन था? अगस्टस। जी ए
सबका सही जवाब है। ऑगस्टस जो थे देखिए, ऑगस्टस जो थे इनका अन्य नाम ऑक्टेवियन था और ये 27 ईसा पूर्व से 14 ईसा पूर्व तक शासन किए थे। 27 से 14 ईस्वी तक, 27 ईसा पूर्व से ईस्वी तक शासन किए थे ऑगस्टस, और इनका अन्य नाम क्या था? ऑक्टेवियन। नेक्स्ट सवाल, नेक्स्ट सवाल है, रोमन साम्राज्य की मुख्य भाषा क्या थी? रोमन साम्राज्य की मुख्य भाषा क्या थी? ऑप्शन ए फारसी, बी लैटिन, सी अंग्रेजी और डी हिंदी। इनमें से कौन रोमन साम्राज्य की मुख्य भाषा थी? श्रवण कुमार ए, पूजा कुमारी ए, राजदेव ए, रितेश जी। रोमन साम्राज्य की मुख्य भाषा क्या थी? जल्दी बताइए, रोमन साम्राज्य की मुख्य भाषा क्या थी? इसका सही आंसर है लैटिन। लैटिन जो थी वो रोमन साम्राज्य की मुख्य भाषा थी, अर्थात ये आधिकारिक भाषा थी रोमन साम्राज्य की। जितने लोग भी बी आंसर दिए हैं उनका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एम्फोरा किसे कहते हैं? एम्फोरा क्या था? मिट्टी, मटके या कंटेनर, वजन करने वाला यंत्र, पुस्तक या फिर राजा? जल्दी बताइए, एम्फोरा क्या है? एम्फोरा क्या है? मटके या कंटेनर, वजन करने वाला यंत्र, पुस्तक या फिर राजा? दस का ए जी। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? मटके या मिट्टी के कंटेनर। इसमें क्या होता है, मिट्टी के अंदर क्या होता है, इस कंटेनर बना करके, मटका बना करके उसके अंदर में चिकनी मिट्टी के लेप लगा दिए जाते हैं ताकि इसका जो रिसाव है ये रोका जा सके। पहले के जमाने में बड़े बड़े टैंकर नहीं होते थे, ये मिट्टी के कंटेनर ही बनाए जाते थे, मटके बनाए जाते थे, जिसे हम लोग क्या कहते थे? एम्फोरा कहते थे जी। नेक्स्ट सवाल, रोम किस नदी के किनारे बसा हुआ है? रोम जो है वो किस नदी के किनारे बसा हुआ है? टाइबर, टेम्स, नील, सिंधु? अगला सवाल का आंसर दें। रोम किस नदी के किनारे बसा हुआ है? टाइबर, टेम्स, नील, सिंधु? जी 11 का सी। कुछ लोग ए दे रहे हैं, कुछ लोग सी दे रहे हैं। टाइबर, टेम्स, नील, सिंधु। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? रोम जो है वो टाइबर नदी के किनारे बसा हुआ है। नील नदी के किनारे जो है वो मिस्र की सभ्यता है, और सिंधु के किनारे क्या है? सिंधु घाटी की सभ्यता।
रोम जो है वो टाइबर नदी के किनारे बसा हुआ है। इस सेशन को जल्दी जल्दी शेयर कीजिए। आप लोग अपने तक ही सीमित मत रखिए, अपने और भी दोस्तों का इसका लाभ उठाने का मौका दीजिए। नेक्स्ट सवाल, रोमन साम्राज्य का प्रसिद्ध चिकित्सक का कौन था? रोमन साम्राज्य का प्रसिद्ध चिकित्सक कौन था? जल्दी से आंसर दें। क्वेश्चन नंबर 12, रोमन साम्राज्य का प्रसिद्ध चिकित्सक कौन था? रोमन साम्राज्य का प्रसिद्ध चिकित्सक कौन था? ऑप्शन ए असुरबेनीपाल, गेलेन, नीरो, डी है टॉलमी। तो इनमें से कौन रोमन साम्राज्य का प्रसिद्ध चिकित्सक था? आंसर दीजिए आप लोग। बारह का बी। बी, जल्दी जल्दी आंसर लगाएं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा असुर बेनीपाल। असुर बनी पाल, ये जो क्या थे, रोमन साम्राज्य के प्रसिद्ध चिकित्सक थे। नेक्स्ट, यायावर साम्राज्य का शब्द जो था उसका क्या अर्थ था? यायावर साम्राज्य शब्द का क्या अर्थ था? यायावर साम्राज्य शब्द का क्या अर्थ था? पर्यटक, जनजाति, घुमक्कड़, मूर्ख। जल्दी बताएं। यायावर साम्राज्य शब्द का अर्थ क्या था? पर्यटक, जनजाति, घुमक्कड़, मूर्ख। जी, सबका सही आंसर आ रहा है ऑप्शन नंबर सी, घुमक्कड़। जो घुमक्कड़ जो शब्द था वो किसका अर्थ था? यायावर का अर्थ क्या था? घुमक्कड़। नेक्स्ट सवाल, मंगोल साम्राज्य का संस्थापक कौन था? 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 ऑप्शन ए चंगेज खान, जोची खान, बाटू खान और कुबरई खान। तो इनमें से कौन मंगोल साम्राज्य का संस्थापक था? जी, सबका सही आंसर आ रहा है चंगेज खान। चंगेज खान क्या थे? मंगोल साम्राज्य के संस्थापक थे। मंगोल साम्राज्य के संस्थापक का नाम था चंगेज खान। नेक्स्ट सवाल, सर्प किसे कहा जाता है? सर्प किसे कहा जाता है? स्वतंत्र किसान को, कृषि दास को, बिशपों को, इनमें से कोई नहीं। सर्प किसे कहा जाता है? सर्प किसे कहा जाता है? सर्प किसे कहा जाता है? सर्प स्वतंत्र किसान को, कृषि दास को, बिशपों को, या फिर इनमें से कोई नहीं? सी, ए, बी। जल्दी से, ए, सी, बी।
बी जी। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? कृषि दास को। किसान दो प्रकार के होते थे। एक होते थे स्वतंत्र किसान, जिनके पास अपनी जमीन होती थी, और दूसरे होते थे कृषि दास, जो दूसरों की जमीन पर खेती करते थे। नेक्स्ट सवाल। द लास्ट सफर नामक चित्र किस चित्रकार के द्वारा बनाया गया था? द लास्ट सफर किस चित्रकार के द्वारा चित्र बनाया गया था? ऑप्शन ए माइकल एंजेलो, बी लियोनार्डो दा विंची, सी राफेल, या फिर डी इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर दीजिए। 16 का बी। द लास्ट सफर नामक चित्र के चित्रकार कौन थे? बी। जी, सबका सही आंसर आ रहा है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? लियोनार्डो दा विंची। यही लास्ट सफर नामक चित्र के चित्रकार थे, लियोनार्डो दा विंची। 16 का बी। नेक्स्ट। दूरबीन का आविष्कार किसने किया था? दूरबीन का आविष्कार किसने किया था? ये वही सवाल है जो आपके एग्जाम में हूबहू मिलेंगे। इसको देख डाला तो एग्जाम झींगा लाला। दूरबीन का आविष्कार किसने किए थे? कोपरनिकस, न्यूटन, गैलीलियो या केपलर ने? 17 का सी। और जल्दी जल्दी आंसर दीजिए। कोपरनिकस, न्यूटन, गैलीलियो और केपलर। 17 का सी। जी बिल्कुल, सबका सही आंसर आ रहा है। सी इज द राइट आंसर। गैलीलियो ने क्या किया था? दूरबीन का आविष्कार किया था। नेक्स्ट। नेक्स्ट है, ऑस्ट्रेलिया की खोज किसने की थी? ऑस्ट्रेलिया की खोज किसने की थी? ऑस्ट्रेलिया की खोज किसने की थी? मार्को पोलो, पिंजारो, कार्टेज और कैप्टन कुक। इनमें से कौन व्यक्ति ऐसे थे जो ऑस्ट्रेलिया की खोज किए थे? 18 नंबर का आंसर दीजिए। ऑस्ट्रेलिया की खोज किसने की थी? 18 का ए। डी। जिसका भी डी है उसका सही है। कैप्टन कुक के द्वारा किसकी खोज की गई थी? ऑस्ट्रेलिया की खोज की गई थी। ऑस्ट्रेलिया की खोज किसने किया था? कैप्टन कुक ने। जी राजदेव जी। नेक्स्ट सवाल। क्वेश्चन नंबर 19। ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासी कहां से आए हुए थे? ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासी कहां से आए हुए थे? ए है न्यू गिनी, बी है तस्मानिया, सी है साउथ वेल्स और डी है सिडनी। क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर दीजिए। नाइनटीन का ए। और जल्दी जल्दी आंसर दीजिए।
ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासी कहां से आए थे? ये कहां से आए थे? न्यू गिनी से। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा सही? ए हो जाएगा सही जवाब। न्यू गिनी से आए थे ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासी। जी, सी नहीं, ए। ए इज द राइट आंसर, न्यू गिनी। नेक्स्ट, जापान में पहली बार महिलाओं को मत देने का अधिकार कब प्राप्त हुआ था? जापान में पहली बार महिलाओं को मत देने का अधिकार कब प्राप्त हुआ था? जापान में पहली बार महिलाओं को मत देने का अधिकार कब प्राप्त हुआ था? क्वेश्चन नंबर 20। 1944 ईस्वी में, 1949 ईस्वी में, 1955 ईस्वी में, 1945 ईस्वी में? 20 का लगाइए, 20 का। बीस का डी। जापान में पहली बार महिलाओं को मतदान करने का अधिकार कब प्राप्त हुआ था? ऑप्शन बी, डी, सी। ये तो सारे ऑप्शन लगा रहे हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1945 में। जापान में महिलाओं को मत देने का अधिकार कब प्राप्त हुआ था? 1945 में। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मांचू राजवंश की समाप्ति के उपरांत किसके नेतृत्व में चीन में गणतंत्र की स्थापना हुई? मांचू राजवंश की समाप्ति के बाद चीन में किसके नेतृत्व में गणतंत्र की स्थापना हुई थी? चियांग काई शोक, डॉक्टर सन यात सेन, कांग यूई, बक क्लेटन? कौन सा होगा? डी। जी जी, क्वेश्चन 30 का आंसर लगाइए। चियांग काई से, डॉक्टर सन यात सेन, कांग यूई और बक क्लेटन? बी, बी, बी। क्वेश्चन एक बार ध्यान से पढ़िए। मांचू राजवंश की समाप्ति के उपरांत किसके नेतृत्व में चीन में गणतंत्र की स्थापना हुई? जल्दी से आंसर लगाएं। ए, बी, बी। ऑप्शन ए। जी, चीन की क्रांति 1911 ईस्वी में हुई थी। इसके बाद चीन में गणतंत्र की स्थापना हुई थी। इसका आंसर क्या हो जाएगा? डॉक्टर सन यात सेन। डॉक्टर सन यात सेन मांचू राजवंश की समाप्ति के बाद 1911 की क्रांति के बाद चीन में गणतंत्र की स्थापना किए थे।
नेक्स्ट सवाल, ताइवान चीन से कब अलग हुआ? 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 1949 ईस्वी में, 1943 ईस्वी में, 1959 ईस्वी में, 1914 ईस्वी में? इक्कीस का ए, 22 का लगाइए। 1949। जी बिल्कुल सही जवाब है, 22 का ए। ए इधर राइट आंसर। ताइवान चीन से कब अलग हुआ था? 1949 ईस्वी में। 1949 ईस्वी में चीन से अलग अलग हुआ था। नेक्स्ट, यूरोप में सर्वप्रथम विश्वविद्यालय कहां पर स्थापित हुआ था? यूरोप में सर्वप्रथम विश्वविद्यालय कहां स्थापित हुआ था? इटली में, फ्रांस में, जर्मनी में, या इनमें से कोई नहीं? हम झारखंड से ही बिलोंग करते हैं। जैसे ही एग्जाम खत्म होगा, सिलसिलेवार ढंग से सिलेबस को पढ़ाया जाएगा। क्लास 12th की, क्लास 11th और 12th दोनों का सिलेबस, पूरा कोर्स कंप्लीट करवाया जाएगा। अगला सवाल का आंसर दीजिए आप लोग। यूरोप में सर्वप्रथम विश्वविद्यालय कहां पे स्थापित किया गया था? यहां पे इटली में। इटली में सबसे पहले विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी यूरोप में। लॉ कॉलेज की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट सवाल, मानवतावाद का जनक किसे कहा गया है? मानवतावाद का जनक किसे कहा गया है? मानवतावाद का जनक। मानवतावाद का जनक किसे कहा गया है? मानवतावाद का जनक किसे कहा गया है? जो तो पेट्रार्क, दोनातेल्लो, माइकल एंजेलो। तो इनमें से किसको है वो मानवतावाद का जनक कहा गया है? 24 का बी। 24 का बी। जी बिल्कुल सही जवाब है सभी का, 24 का बी। पेट्रार्क को मानवतावाद का जनक कहा गया है। नेक्स्ट सवाल, यूरोप में पुनर्जागरण कहां से शुरुआत हुआ था? पुनर्जागरण जो है वो कहां से शुरुआत हुई थी? पुनर्जागरण का, पुनर्जागरण का शुरुआत कहां से हुई थी? नेक्स्ट सवाल का आंसर दीजिए। पुनर्जागरण कहां से शुरुआत हुई थी यूरोप में? इटली, स्पेन, फ्रांस, इनमें से कोई नहीं? पच्चीस का लगाइए आंसर, बी।
यूरोप में पुनर्जागरण कहां से शुरुआत हुई? ए। जी बिल्कुल सही जवाब। पुनर्जागरण की शुरुआत कहां से हुई थी? इटली से हुई थी। इटली से पुनर्जागरण की शुरुआत हुई थी और ये 1350 ईस्वी के लमसम में शुरू हुई थी, लगभग 1350 ईस्वी में। ठीक है। और पुनर्जागरण को इंग्लिश में रेनेसा कहा जाता है। पुनर्जागरण को इंग्लिश में रेनेसा कहा जाता है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है पुनः जगना, अर्थात फिर से जगना। नेक्स्ट सवाल, मिस्र के नील नदी के किनारे उगने वाले पौधे का क्या नाम था? कौन सा पौधा मिस्र में नील नदी के किनारे उगता था? उस पौधे का नाम बताना है। सागवान, साल, पेपायरस, सरेस। क्वेश्चन नंबर 26। सागवान, साल, पेपायरस, सरेस। 26 का आंसर दीजिए। सी। जी बिल्कुल सबका सही आंसर आ रहा है। जो मिस्र में नील नदी के किनारे जो पौधा उगता था, उस पौधे का क्या नाम था? पेपायरस। ये पेपायरस जो पौधा है वो मिस्र में नील नदी के किनारे उगता था, इसके ऊपर लिखी जाती थी उस टाइम में। नेक्स्ट सवाल, इक्वाइटस क्या थे? इक्वाइटस क्या थे? अश्वरोही, राजा, सामान्य जनता या फिर गधा? जल्दी इसका आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर दीजिए। 27 का ए, अश्वरोही। ए, सुमन कुमारी। इक्वाइटस का क्या अर्थ था? अश्वरोही। अश्वरोही जो थे उन्हें इक्वाइटस कहा जाता था। जी जी पूजा कुमारी, ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, दिनारियस नामक सिक्के में कितने शुद्ध चांदी होते थे? चांदी के सिक्के को क्या कहा जाता था? दिनारियस कहा जाता था। इसमें कितने शुद्ध चांदी का जो होता था ग्राम, उसमें कितने शुद्ध चांदी होते थे? 7.5 ग्राम, 4.5 ग्राम, 5.7 ग्राम और 8.4 ग्राम। 28 का, दिनारियस नामक सिक्के में कितने शुद्ध चांदी होते थे? 28 का बी। और जल्दी जल्दी से लगाइए। दिनारियस नामक सिक्के में कितने शुद्ध चांदी होते थे? 28 का बी। जी बिल्कुल सही जवाब। 4.5 ग्राम का होता था। कितने ग्राम का होता था? 4.5 ग्राम का होता था। ये जो चांदी के सिक्के को दिनारियस कहा जाता था और सोने के सिक्के को दिरहम कहा जाता था। दिरहम, ये जो होते थे ये सोने के सिक्के होते थे। सोने के सिक्के को क्या कहा जाता था? दिरहम कहा जाता था। ये दोनों सवाल पूछा गया है एग्जाम में।
जितने भी सवाल यहाँ पे बताए जा रहे हैं वो सारे के सारे सवाल एग्जाम में पूछा गया है और 99% यही सवाल आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंगेज खान का जन्म कब हुआ था? चंगेज खान का जन्म कब हुआ था? 1162 में, 1163 में, 1161 में और 1165 में। चंगेज खान का जन्म कब हुआ था? नेक्स्ट सवाल, जल्दी जल्दी आंसर लगाएं। चंगेज खान का जन्म कब हुआ? 1161, 1163, 1162, 1165। 29 का ए। ए 29 का ए, सारे लोगों का ए आंसर आ रहा है 1162। जी बिल्कुल सही जवाब। 1162 में चंगेज खां का जन्म हुआ था और इनकी मृत्यु कब हुई थी? जल्दी से बताएं कमेंट बॉक्स में, इनकी मृत्यु कब हुई थी? चंगेज खां की मृत्यु कब हुई थी? 1163 नहीं है, 1162 है। इनकी मृत्यु कब हुई थी? कमेंट बॉक्स में जल्दी जल्दी बताएं। चंगेज खां की मृत्यु कब हुई थी? जितने भी सारे लोग जुड़े हुए हैं इस सेशन को लाइक कर दें। जी जल्दी जल्दी आंसर दें। इनकी मृत्यु कब हुई थी? चंगेज खां का जन्म तो 1162 में हुआ था, लेकिन इनकी मृत्यु कब हुई थी और कितने वर्ष की उम्र में हुई थी? जी 1227। 1227 में इनकी मृत्यु हुई थी और कितने वर्ष की उम्र में? 72 वर्ष की उम्र में। 72 वर्ष की उम्र में इनकी मृत्यु हुई थी। और इनके बचपन का क्या नाम था? इनके बचपन का नाम था तेमुजीन। ये सवाल एग्जाम में पूछा गया है और पूछेगा भी। इनकी जन्म, इनकी मृत्यु, इनके बचपन का नाम और कितने वर्ष की उम्र में ये इनकी मृत्यु हुई थी। और मंगोलों का जो प्रिय पशु था वो था घोड़ा। ये भी क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि मंगोलों का प्रिय पशु क्या था? घोड़ा। नेक्स्ट सवाल, फीब का अर्थ क्या है? फीब का अर्थ क्या है? जमीन का टुकड़ा, उत्तराधिकारी, विशाल सेना, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन, इसमें ऑप्शन लगाएं, कौन सा सही होगा? फीब का अर्थ, फीब का अर्थ क्या है? तीस का ए। जितने भी लोग जुड़े हुए हैं जल्दी से इस सेशन को शेयर कर दें ताकि और भी लोगों को लाभ इसका मिल सके। ये वही सवाल है जो आपके झारखंड बोर्ड के क्लास 11 के एग्जाम में देखने को मिलेगा। ए, ए, जी इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? जमीन का टुकड़ा। फीब का अर्थ क्या होता है? जमीन का टुकड़ा। जमीन का टुकड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेड इंडियन कौन थे? रेड इंडियन कौन थे? रेड इंडियन कौन थे?
जल्दी से आंसर लगाएं। रेड इंडियन कौन थे? 31 का। रेड इंडियन कौन थे? उत्तरी अमेरिका के जंगली जानवर, भारत के लोग, गेवे वर्ण के लोग, इनमें से कोई नहीं। रेड इंडियन कौन थे? बी, ए। जल्दी जल्दी बताएं इसका आंसर। रेड इंडियन कौन थे? बी, भारत के लोग। बी, इनमें से कोई नहीं। जी, बिल्कुल सही जवाब है। गेवे वर्ण के जो लोग थे उनको क्या कहा जाता था? रेड इंडियन कहा जाता था। बताइए, अमेरिका के जंगली जानवर को रेड इंडियन कैसे कह सकते हैं? नेक्स्ट सवाल। जापान ने कोरिया पर कब अधिकार किया? जापान ने कोरिया पर कब अधिकार किया? जापान ने कोरिया पर कब अधिकार किया? 1894 में, 1895 में, 1905 में, 1910 में। जापान ने कोरिया पर कब अधिकार किया? क्वेश्चन नंबर 32 का आंसर लगाइए। जापान ने कोरिया पर कब अधिकार किया? 1894, 1895, 1905, 1910। क्वेश्चन 32। जी, बी। जापान ने कोरिया पर कब अधिकार किया? 1905, 1910। सबके अलग अलग आंसर आ रहे हैं। तो जापान ने कोरिया पर कब अधिकार किया था? 1910 ईस्वी में। 1910 ईस्वी में जापान ने कोरिया पर अधिकार किया था। यह सवाल देखिए, यहां से कई सारे सवाल बनेंगे कि जापान ने किन किन देशों पर अपना अधिकार किया था। तो एक छोटा सा ट्रिक देख लीजिए इसका। ट्रिक है चिता रुको। ट्रिक इसका क्या है? चिता रुको। ची से क्या हो जाएगा? चीन, ताइवान। रूस से हो जाएगा रूस, और को से हो जाएगा कोरिया। चिता रुको। चीन, ताइवान, रूस और कोरिया। तो जापान ने चीन पर अपना अधिकार कब किया था? 1894 में। कब किया था? 1894 में किया था। और ताइवान पर कब किया था? 1895 में। जापान ने ताइवान पर अधिकार कब किया था? 1895 में। और रूस पर कब किया था? 1905 में। 1905 में रूस पर किया था। और कोरिया पर कब किया था? यह किया था 1910 ईस्वी में। 1910 ईस्वी में कोरिया पर अपना अधिकार किया था जापान।
नेक्स्ट सवाल, मार्टिन लूथर द्वारा 95 थीसिस की रचना कब की गई थी? मार्टिन लूथर द्वारा 95 थीसिस की रचना कब की गई थी? मार्टिन लूथर द्वारा 95 थीसिस की रचना कब की गई थी? नाइन्टी फाइव। देखिए 17 में खतरा, तो मार्टिन लूथर के द्वारा 95 की रचना कब की गई थी? 1517 ईस्वी में 95 थीसिस की रचना की गई थी। 1517। 17 में खतरा जी। पुनर्जागरण काल का जनक है वो मार्टिन लूथर किंग को ही कहा जाता है, पुनर्जागरण काल का जनक। नेक्स्ट सवाल, कौन सा वर्ग टेली नामक कर से मुक्त था? टेली नामक कर से कौन सा वर्ग मुक्त था? पहला है पादरी वर्ग, दूसरा है अभिजात वर्ग, सी में है ए और बी दोनों, और डी में है कृषक वर्ग। तो इनमें से कौन सा जो वर्ग है वो टेली नामक कर से मुक्त था, अर्थात उनको ये कर नहीं देना पड़ता था? चौंतीस का आंसर दीजिए आप लोग। सी जी, बिल्कुल सही जवाब। ए और बी, ये ऊपर वाले जो दिख रहे हैं पादरी वर्ग और अभिजात वर्ग, ये दोनों को टैक्स से मुक्ति थी, अर्थात इनको टैक्स नहीं देना पड़ता था। ये जो तीसरे वर्ग के लोग थे कृषक वर्ग, इनको ही टैक्स देना पड़ता था। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी द राइट आंसर हो जाएगा, ए और बी। नेक्स्ट, असुरबेनीपाल कहां के शासक थे? असुरबेनीपाल कहां के शासक थे? असुरबेनीपाल कहां के शासक थे? ये दो कर पूछा जाता है, एक टेली पूछा जाता है, एक तीर्थ पूछा जाता है। तीर्थ जो था वो पादरी लेते थे, अर्थात ये धार्मिक कर था जो चर्च के पादरियों के द्वारा वसूला जाता था, और टेली है ये राजा के द्वारा वसूला जाता था। ये दोनों का दोनों जो है वो तीसरे वर्ग अर्थात कृषक वर्गों के द्वारा लिया जाता था, और ऊपर के दोनों जो थे पादरी वर्ग और अभिजात वर्ग, इन लोगों को टैक्स से आजादी थी, इन लोगों को टैक्स नहीं देना पड़ता था। असुरबेनीपाल, नेक्स्ट सवाल, असुरबेनीपाल कहां के शासक थे? असीरिया, मिस्र, क्रीट, यूनान। असुरबेनीपाल कहां के शासक थे? ए असीरिया, जी बिल्कुल सही जवाब। असीरिया के शासक थे असुरबेनीपाल। नेक्स्ट, 31 ईसा पूर्व में ऑक्टेवियन ऑक्टेवियन ने स्वयं को सम्राट नहीं बल्कि घोषित किया था, किस नाम से घोषित किया था अपने आप को? क्वेश्चन नंबर 36 का आंसर लगाइए। ईसा पूर्व में 31 ईसा पूर्व में ऑक्टेवियन ने स्वयं को सम्राट नहीं बल्कि घोषित किया था, किस नाम से? शासक के नाम से, ईश्वर के नाम से, सीनेट के नाम से, प्रिंसेप्स के नाम से? 36 का सी नहीं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? प्रिंसेप्स। ऑक्टेवियन ने अपने आप को प्रिंसेप्स के नाम से घोषित किया था अपने आप को।
35 का ए नहीं, डी। 36 का डी है, प्रिंसेप्स। नेक्स्ट सवाल, 5 क्या है? 5 क्या है? सामंत को कहा जाता है, जागीर को कहा जाता है, कृषक को कहा जाता है, या फिर नाइट को कहा जाता है? 5 किसे कहा जाता है? सामंत, जागीर, कृषक, नाइट। 5 क्या है? जल्दी जल्दी आंसर लगाएं। इसका क्या हो जाएगा? जागीर। 5 क्या है? जागीर है। 5 क्या है? जागीर। नेक्स्ट, मोंक और नन कहां रहते थे? मोंक और नन कहां रहते थे? आश्रम में, चर्च में, मठ में, या फिर मैनर में? कहां रहते थे मोंक और नन? देखिए, ये जो पुरुष भिक्षु थे उनको मोंक कहा जाता था। पुरुष भिक्षु को क्या कहा जाता था? मोंक कहा जाता था। और जो स्त्री थी, स्त्री भिक्षुनी थी, उनको नन कहा जाता था। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, पुरुष भिक्षु को क्या कहा जाता था? मोंक। और इस स्त्री जो भिक्षुनी थी उनको नन कहा जाता था। ये लोग कहां पे रहते थे? ये लोग मठ में रहते थे। मठ को एवी भी बोला जाता है। मठ को क्या बोला जाता है? एवी भी बोला जाता था। तो ये मठ में निवास करते थे, मोंक और नन। तो 38 का क्या हो जाएगा? सी द राइट आंसर, मठ में रहते थे। नेक्स्ट, तुर्कों ने कुस्तुनतुनिया पर कब अधिकार किया? तुर्कों ने कुस्तुनतुनिया पर कब अधिकार किया? तुर्कों ने कुस्तुनतुनिया पर कब अधिकार किया? 1453 ईस्वी में, 1422 ईस्वी में, 1460 ईस्वी में, और 1510 ईस्वी में। तो तुर्कों ने कुस्तुनतुनिया पर कब अधिकार किया था? 39 का कब किया था? ये 1453 ईस्वी में कुस्तुनतुनिया पर तुर्कों ने अधिकार किया था। नेक्स्ट और अंतिम सवाल, किसके सफर की तुलना आसमों की राह से की जाती है? किसके सफर की तुलना आसमों की राह से की जाती है? अंतिम सवाल, किसके सफर की तुलना आसमों की राह से की जाती है? मिटिशो की, चिरोकियों की, मार्को पोलो की, या इनमें से कोई नहीं? किसके सफर की तुलना आसमों की राह से की जाती है? ये इस क्लास का आज का अंतिम सवाल है। किसके सफर की तुलना आसमों की राह से की जाती है? 40 का सी, मार्को पोलो। 40 का सी। किसके सफर की तुलना आसमों की राह से की जाती है? तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी द राइट आंसर, चिरोकियों के सफर की तुलना आसमों की राह से की जाती है। नहीं नहीं, बी द राइट आंसर, चिरोकियों की सफर की तुलना आसमों की राह से की जाती है। और तो आज के लिए इतना ही। ये जितने भी आपके मित्र होंगे उनके पास ये क्वेश्चन शेयर कर दे, ये वीडियो शेयर कर दे, ताकि उनको भी इसका लाभ प्राप्त हो सके।
तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।